हेलो, वेलकम टू एवरेस्ट ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, डेटाबेस और फाइल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटा के बारे में। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट और फिगर। डेटा मीन्स रॉ फैक्ट और फिगर, जैसे कि हो गया नंबर, कोई हो गया शब्द या कोई सिंबल, इमेज अथवा कोई फाइल, यह सभी हमारे होते हैं डेटा। और वहीं पे बात करते हैं अगर इंफॉर्मेशन की, तो व्हेन रॉ फैक्ट प्रोसेसेस देन टर्न इट इनटू इंफॉर्मेशन। अब इसको ऐसे समझते हैं कि डेटा का मतलब होता है कि रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट का मतलब होता है जैसे हमने कंप्यूटर को इनपुट किया और इनपुट करने के बाद जो हमें प्रोसेस कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसने रिजल्ट निकाला। तो वहां पे जब हमने कुछ इनपुट किया था, तो जो हमने इनपुट किया था उसे हम लोग बोलेंगे डेटा। और इनपुट करने के बाद जो डेटा प्रोसेस हुआ और हमें जो रिजल्ट जनरेट होकर मिला उसे हम लोग बोलेंगे इंफॉर्मेशन। ये दोनों में डिफरेंस है। एक और बात समझ लेते हैं। अगर जैसे किसी बच्चे ने मुझसे कहा कि आज हमारे स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो ये जिस बच्चे ने मुझसे कहा, तो ये जो बात ने मुझसे कहा, ये हो गया मेरे लिए डेटा। अब मैं इस डेटा को कंफर्म करने के लिए मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल से पूछता हूँ कि सर, क्या आज हमारे स्कूल में छुट्टी जल्दी हो जाएगी? तो सर का जो जवाब मेरे लिए आएगा वह हो जाएगा मेरे लिए इंफॉर्मेशन, क्योंकि वह जो होगा फाइनल डेटा होगा, कंफर्म डेटा होगा, प्रोसेस डेटा होगा। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस। डेटा मतलब कि जो होता है रॉ फैक्ट, और वहीं पे जो इंफॉर्मेशन होता है वो होता है प्रोसेस्ड फैक्ट। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो एक टेबल के बेस से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे डेटा जो होता है वो होता है रॉ फैक्ट, और वहीं पे जो इंफॉर्मेशन होता है वो होता है प्रोसेस्ड फैक्ट। डेटा हमेशा रॉ फैक्ट होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फैक्ट। सेकेंड, नॉट अरेंज। डेटा जो होता है हमेशा अरेंज नहीं होता है, डेटा हमेशा मेसी होता है, कि मिक्स होता है। वहीं पे हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, तो यह हमेशा अरेंज होता है, इंफॉर्मेशन हमेशा अरेंज। तीसरा, इट इज नॉट मीनिंगफुल। डेटा कभी भी मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर बात करें इंफॉर्मेशन की, तो यह हमेशा मीनिंगफुल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस अबाउट द डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में, यानी कि डेटा कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेट। डेटा को उसके फॉर्मेट के आधार पर भी क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड का मतलब कि जो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है, व्यवस्थित है। सेकेंड, इसका वो है कि डेटा स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट। स्ट्रक्चर्ड डेटा में जो हमारा जो डेटा होता है वह टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। और वहां पे जो रिकॉर्ड होता है उसे बोलते हैं हमारा डेटा। जो रिकॉर्ड, जो टेबल में हमारा जो डेटा स्टोर करते हैं वो एक रिकॉर्ड के शेप में हम स्टोर करते हैं। फिर तीसरा होता है इट इज इजिली एक्सेसिबल। इस डेटा को इस्तेमाल करना आसान है। कहां पे? तो स्ट्रक्चर्ड डेटा में। अब इसके कुछ उदाहरण बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे माई एसक्यूएल, फिर आता है ओरेकल, एमएस एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अब बात करेंगे हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का, जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है। तो सबसे पहले देखते हैं, इट डज नॉट हैव अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट स्ट्रक्चर। यानी कि हमारे जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है इसका अपना पहले से कोई बने बनाया प्री डिफाइंड फॉर्मेट स्ट्रक्चर नहीं है। कोई भी फाइल किसी भी साइज का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन यह सभी क्या है? हमारे लिए डेटा होगा। अब बात करते हैं सेकंड, इट इज अनऑर्गेनाइज। यह पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज है। कोई भी फाइल फॉर्मेट कुछ और है, कोई टाइप कुछ और है, लेकिन है सारे हमारे लिए। जैसे कोई ऑडियो आ गया, कोई छोटा फाइल है, कोई बड़ा फाइल है, कोई फीचर है, कोई वीडियो है, कोई छोटा साइज है, कोई बड़ा साइज है, कोई इमेज है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम है, किसी इमेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा है। ये है तो सारे हमारे लिए डेटा, वो सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, और इन सभी को हमें एक जगह पे स्टोर करना है। तो इसे हम लोग बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी कि ये हो गया अनऑर्गेनाइज। अब वही पे जो तीसरा होता है, इट इज मेसी एंड हार्ड टू सॉर्ट। यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में जो डेटा हमें मिलते हैं वो मेसी होते हैं, मिक्स होता है, तरह तरह के अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग टाइप के हमारे डेटा होते हैं, जिनको हम लोग अभी बात कर रहे थे यहाँ पर। फिर तीसरा, इट इज हार्ड टू सॉर्ट। और यहाँ पर इसे सॉर्ट करना, अरेंज करना, व्यवस्थित करना काफी मुश्किल हो रहा है। तो इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इमेज, ऑडियो, वीडियो,
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके अलावा सोशल मीडिया पे हम जो पोस्ट लिखते हैं यह भी हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही कहा जाएगा। इसके अलावा जो गूगल पे जो हम सर्च रिजल्ट जनरेट होता है हमारे, वह भी क्या है, सब अलग अलग टाइप के हैं। कोई अलग फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई किसी अलग वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है। ये सब क्या है, ये सभी हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहे जाते हैं। तो ये था हमारा टाइप ऑफ डेटा के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे डेटाबेस के बारे में। यानी कि अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा which helps you to enter, manage, access and analyze a large amount of information quickly and efficiently। यानी कि जो हमारा डेटाबेस होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। जो हमारे जो डेटा होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं इन द शेप ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि टेबल के फॉर्म में हमारा जो डेटा होता है वह स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिकॉर्ड स्टोर होता है, इसे डेटा को हम अपने जरूरत के हिसाब से हम अपने रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं, उन रिकॉर्ड्स को अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हैं, जहां चाहे वहां पे स्टोर कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा उन डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और उसके अलावा इन लार्ज अमाउंट ऑफ जो इंफॉर्मेशन है, जो ढेर सारे अमाउंट ऑफ जो डेटा हमारे जो टेबल में, जो हमारे रिकॉर्ड में जो डेटा स्टोर होता है, उसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से जल्दी से और इफिशिएंटली और बहुत सुरक्षित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से और बिल्कुल प्योरिटी के साथ हम अपने रिकॉर्ड को आसानी से डेटाबेस में हैंडल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेटाबेस के बारे में। अब इसमें एक लाइन और बताया गया है, वो ये है कि ए डेटाबेस along with a DBMS, DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज रिफर्ड टू एज अ डेटाबेस सिस्टम। यानी कि जो डेटाबेस होता है वो DBMS के साथ मिला दिया जाता है और तब जाके इसी को बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, तो यह है हमारा डेटाबेस के बारे में। अब इसमें कुछ उदाहरण बात कर लें तो हम लोग जैसे भी पहले बात किया अभी थोड़ी देर पहले, वो होता है MySQL, MS Access, Oracle, SQL सर्वर। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे डेटाबेस है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा अगला आता है टॉपिक, वो है हमारा फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम मीन्स ए फाइल इज ए कंटेनर विच स्टोर डेटा इन ए कंप्यूटर। मतलब कि फाइल क्या है, एक प्रकार का कंटेनर है जो कि डेटा जो कुछ भी हम बनाते हैं उसे हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने MS पेंट सॉफ्टवेयर ओपन किया, वहां पे आपने एक ड्राइंग बनाई और ड्राइंग बनाने के बाद आपने उसे सेव करना चाहा, जिससे कि फ्यूचर में आप उस फाइल को कभी, उस प्रोग्राम को कभी इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए आप जाते हैं सेव एज कमांड इस्तेमाल करते हैं, विंडो ओपन होता है, वहां पे आप लोकेशन देते हैं और एक नेम दे देते हैं जिससे कि आप उस प्रोग्राम को स्टोर कर सके। उसके बाद आप जैसे सेव बटन पे क्लिक करते हैं, वह प्रोग्राम एक जगह पे जाकर के आपके द्वारा दिए गए लोकेशन पर जाकर के वह सेव हो जाता है। फिर आप जाते हैं जब प्रोग्राम को देखने के लिए कि जहां पे वो आपने लोकेशन दिया है वहां पे वो बना है या नहीं, तो फिर आप जब उस जगह पे जाओगे आप देखोगे वहां पे एक प्रकार का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक प्रोग्राम बना हुआ है। उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं फाइल। यानी कि फाइल क्या है, एक कंटेनर है जो कि हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करने में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यह एक प्रकार का कंटेनर है जो कि डेटा को स्टोर करने में, कंप्यूटर में स्टोर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक बार जब फाइल बन जाती है तो सिर्फ जब भी चाहे उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और उसको हम अपने जरूरत के हिसाब से उसमें सर्च कर सकते हैं। यानी कि these files can be accessed directly and search for required data। ओके, तो ये तो बात होगी हमारे फाइल सिस्टम के बारे में, जहां पे हम लोग फाइल के बारे में बात किया, फाइल क्या है। अब ये तो हो गया सर बेनिफिट भी कि फाइल को हम जब भी चाहे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अपने जरूरत के हिसाब से हम ढूंढ भी सकते हैं। अब बात करते हैं इससे कुछ लिमिटेशन। फाइल तो हो गया, इससे फायदे भी हैं, अब इससे कुछ लिमिटेशन है। इससे लिमिटेशन तो पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहला बात जो है वो है डिफिकल्टी इन एक्सेस। मतलब कि इसको इस्तेमाल करने में कभी कभी मुश्किलें आती हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया है MS पेंट में और उस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं किसी मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर में, तो क्या पॉसिबल है कि ओपन हो जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने कोई वीडियो फाइल शूट किया और आप चाहते हैं कि उस फाइल को हम MS पेंट में ओपन कर लें या MS वर्ड में ओपन कर लें, क्या पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है।
यानी कि उसको ओपन करने में दिक्कत होती है कि जो वह प्रोग्राम जिस भी एप्लीकेशन में बनाया गया है उसी एप्लीकेशन में या उसी की फैमिली के किसी दूसरे एप्लीकेशन में ही ओपन होगा। ये थी लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन ये है कि डेटा रिडंडेंसी, यानी कि डेटा की डुप्लीकेसी। यानी कि बात करते हैं, इट मींस सेम डेटा इज डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट फाइल, यानी कि एक ही फाइल यानी कि एक ही डेटा जो है हम अपनी जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग फाइल में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उसे ढूंढने में समस्या आती है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई फाइल है उसको अलग अलग नाम से अलग अलग लोकेशन पर स्टोर कर दिया। अब जब आप उसे ढूंढने जाओगे तो आपको खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने जो फाइल बनाया था वो है किस वाले फाइल में, आपने जो जो डेटा नोट किया वह किस फाइल में है। तो यह एक समस्या है कि डेटा रिडंडेंसी, डेटा की डुप्लीकेसी जाती है। मल्टीपल कॉपी कैन बी क्रिएटेड और उसके आधार पे हम यह कभी कभी पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमें जो डेटा चाहिए वह कौन सी फाइल में है। फिर बात करते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी के बारे में बताया जाता है कि जब कभी कभी सेम डेटा मेंटेन्ड इन डिफरेंट प्लेसेस डू नॉट मैच, मतलब कि जब एक ही प्रकार का डेटा जो कि अलग अलग जगहों पर रखा गया है और एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा होता है। यानी कि आपने एक फाइल में कुछ और बनाया, एक फाइल में कुछ और बनाया और उसके बाद से आप इनको मैच करना चाहते हो तो वो मैच नहीं हो पा रहा है। जैसे कि एक फाइल में आपने कुछ वैल्यू बना रखा है और दूसरे में आपने कुछ और बना रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में यह मैच होने की संभावना नहीं रहती है। फिर बात करते हैं उसके बाद से अगला, डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन का मतलब होता है व्हेन फाइल्स आर क्रिएटेड बाय डिफरेंट प्लेटफॉर्म देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द डेटा। मतलब कि जब हम आप कोई फाइल बनाते हैं उसको एक ही एप्लीकेशन में बना रहे होते हैं और उसके सब चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन के बाद कोई दूसरे एप्लीकेशन में ओपन किया जाए, तो यहाँ पर ये समस्या आती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द डेटा। तो उस डाटा को ओपन करना काफी मुश्किल होता है। यानी कि अगर कोई प्रोग्राम आपने एक एप्लीकेशन में बनाया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है, उसे आप चाहें दूसरे एप्लीकेशन में ओपन करना यह पॉसिबल नहीं है। जैसे कि बड़ा अच्छा उदाहरण अगर मैं ले लूं यहाँ पे इसके लिए, .exe यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल हमेशा विंडोज में बनता है और इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हम अगर लाइनक्स में ओपन करना चाहें इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यह डेटा आइसोलेशन की कैटेगरी में आ जाएगा ये। ओके, फिर बात करेंगे डेटा डिपेंडेंस के बारे में। डेटा डिपेंडेंस मतलब होता है इफ द फाइल स्ट्रक्चर और फॉर्मेट इज चेंज ऑल द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम access that file also need to be changed, otherwise the program may not work। मतलब कि अगर जो फाइल सिस्टम है, फाइल स्ट्रक्चर जो है या उसका फॉर्मेट है, अगर उसको चेंज किया गया है तो वहां पे जो भी उससे रिलेटेड प्रोग्राम में जो कुछ भी लिखे गए, जो भी इससे रिलेटेड एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो उस पर्टिकुलर फाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं वह चेंज करने पड़ेंगे, तभी वह काम करेगा, अन्यथा वह काम नहीं करेगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि कोई कोड है और इसमें आपने कुछ लिखा हुआ है, एक फाइल है और ये फाइल को जो है इसको वर्क करने के लिए ढेर सारे अलग अलग फाइल से इसकी कनेक्टिविटी होनी है तभी ये वर्क करता है। अब मान लीजिए आपने इसके लिंकिंग में या इसके कोड में कुछ बदलाव कर दिया तो इनको भी अपने को इसके इसी लिंक कोड के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा, तभी यह चलेगा, नहीं तो यह प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो यह एक उदाहरण देख लीजिए, यह हमारा डेटा डिपेंडेंसी का एक उदाहरण है जहां पे बताया गया है कि अगर फाइल स्ट्रक्चर या फिर जो फॉर्मेट है, फाइल का जो फॉर्मेट है और उसको बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो ऑल द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम वो सभी कनेक्टेड प्रोग्राम जो कि उससे कनेक्टेड है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उस फाइल को, दे ऑल्सो नीड टू बी चेंज, उन सभी को ही चेंज करना पड़ेगा, अपने आप में व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा, अदरवाइज द प्रोग्राम मे नॉट वर्क, अदरवाइज यह प्रोग्राम काम नहीं करेगा। ओके, अब बात करते हैं कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग। कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग का मतलब यह होता है कि फाइल को एक्सेस परमिशन देना, कोई भी फाइल को एक्सेस परमिशन देना यह काफी मुश्किल है एज कंपेयर टू डेटाबेस। अगर जो आगे बात करेंगे यहाँ पे हम डेटाबेस में हम राइट दे देते हैं किसी कौन से यूजर किस प्रकार के डेटा को हैंडल कर सकते हैं, राइट हम दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइल में किसी भी फाइल में डेटा एक्सेस का परमिशन देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई एक्सेस कंट्रोल फॉर डेटा इन द फाइल सिस्टम व्हाइल एक्सेसिंग
फाइल्स थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी कि किसी भी फाइल को एक्सेस परमिशन ग्रांट करना सभी के लिए यह थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखें, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर नाम का एक फाइल है एक्सेल में, और उसे इस्तेमाल करते हैं अटेंडेंस फाइल में, टीचर रोज अटेंडेंस लगाते हैं। तो उस फाइल को हम यहाँ पे अगर चाहें कि भाई प्रिंसिपल जो है सिर्फ उसको देख सके, गार्जियन या पेरेंट जो है सिर्फ उसको देख सके, लेकिन उसको एडिट करने का अधिकार सिर्फ टीचर के पास हो, तो यह व्यवस्था तो डेटाबेस में पॉसिबल है, क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे फाइल जब ओपन होगा तो सबके लिए ओपन होगा, क्लोज होगा तो सबके लिए क्लोज होगा, लॉक होगा तो सबके लिए सेम तरीके से लॉक होगा। तो यहाँ पे एक समस्या ये होती है फाइल में कि कंट्रोल डेटा शेयरिंग में यहाँ पे फाइल को एक्सेस कंट्रोल देना यह थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है जब भी हम उस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की अभी इसके लिमिटेशन के बारे में, यानी कि फाइल सिस्टम के लिमिटेशन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। चलिए, थैंक यू।